हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आपको पता है कि जीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है 7 जनवरी को। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है, तो हम आपके लिए रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं जिसमें ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है ज्योग्राफी के ऊपर। सबसे पहले हम ज्योग्राफी का रिवीजन करने वाले हैं, फिर हिस्ट्री का करेंगे, फिर पॉलिटी का करेंगे, फिर इकोनॉमी का करेंगे। ऐसे हम सारा रिवीजन करेंगे जीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। जो लास्ट 20 डेज आपके पास बचे हुए हैं, इन 20 डेज का हम रिवीजन करेंगे। 20 डेज में हम सारा कुछ रिवाइज कर लेंगे जो भी जीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। इसके पहले हम लोग बेसिक ज्योग्राफी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होता है, इसके ऑब्जर्वेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हमको क्या जानने को मिला और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या जानने को मिला, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है इससे ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो जीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वजह से रिवीजन सीरीज में मैंने इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया हुआ है। इसके अलावा हमने इनके डिटेल वीडियोस भी बनाए हुए हैं। उसका क्रैश कोर्स ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको पता नहीं हो, जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हमारा जीपीएससी का क्रैश कोर्स है जिसमें जो 17 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और उसमें सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया जो जीपीएससी के सब्जेक्ट हैं। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है तो वो अभी भी सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप ये बोलोगे मैम 7 जनवरी को तो एग्जाम ही है, अब हम ज्वाइन करके क्या करेंगे। तो इसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो न्यू ईयर ऑफर के रूप में मिल रहा है, क्योंकि जो बच्चे नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करें उनके लिए भी बेनिफिट है। और अभी भी अगर आप चाहें तो उससे रिवीजन कर सकते हैं। उसमें क्या है, हाँ, एक कोड आप लगाइए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको जीपीएससी का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। उसमें न्यू ईयर 2024 अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको ये जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 1499 का मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी भी मिलेगी। ठीक है। लाइफ टाइम वैलिडिटी मतलब आप इसको जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तब तक आप तब तक इसको आप अवेल कर सकते हैं। यह हमारा एप्लीकेशन आप जब तक चाहे तब तक इसको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम इसमें वैलिडिटी है। पहले मैंने 1 ईयर वैलिडिटी रखी थी, लेकिन अब इस क्रैश कोर्स में मैंने आपको 1 लाइफ टाइम वैलिडिटी रखी है। जिन्होंने पहले कोर्स परचेस किया हुआ था उनके लिए भी अब लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई है, 1 ईयर वैलिडिटी नहीं है। वो चाहे तो नेक्स्ट ईयर भी ये कोर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा आपको न्यू ईयर पे ऑफर दिया जा रहा है, आप इस ऑफर का यूज कर सकते हैं। आपको न्यू ईयर 2024 कोड यूज करना है, सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। उस कोर्स को परचेज करने के लिए आप चाहें तो वहां पे एप्लीकेशन पे ही उनके फ्री वीडियोस भी डले हुए हैं, डिटेल सैंपल वीडियोस भी डले हैं, आप वो भी देख सकते हैं। फिर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी आपको क्वेरी है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे जाके पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा नीचे भी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और ये जो कूपन कोड है वो हाईलाइट हो रहा है, तो आप वहां से जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन मैंने न्यू स्टूडेंट्स जो ज्वाइन होते हैं डेली वो क्वेरी पूछते हैं मैम कैसे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, इसलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, हमारा रिविजन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3 थ्योरीज जिसके थ्रू हमारी अर्थ इवॉल्व हुई है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो ऐसा माना जाता है कि जो सारे अभी कॉन्टिनेंट्स है वो ऐसे कॉन्टिनेंट नहीं थे, एक पूरा का पूरा लैंड मास था जिसको बोलते थे रोडीनिया। क्या बोलते थे? रोडीनिया करके एक पूरा लैंड मास हुआ करता था। ये कब? प्री कैम्ब्रियन एरा में। फिर रोडीनिया का ब्रेकअप हो गया पैलोजोइक एरा में और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हुआ। देखो, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हुआ। तो देखो अभी के हिसाब से इसका किया जाए तो यहाँ अमेजोनिया है या लोरेंशिया है, यहाँ पे ईस्ट अंटार्कटिका है या वेस्ट अफ्रीका है, यहाँ पे ये क्या है पता नहीं, ये बाल्टिका है। अच्छा, इंडिया कहाँ पर है? यहाँ पर इंडिया कहीं पड़ा हुआ है। यहाँ पे कलाहारी डेजर्ट है, ये कॉन्गो है। तो सब ऐसे अलग अलग जगह पे चले गए थे। ठीक है। उसके बाद वापस से मर्जर हुआ जिसको हम बोलते हैं मेसोजोइक मर्जर, या फिर पूरा लैंडमास वापस से ज्वाइन हो गया और कैसा बन गया। अभी ये थोड़ा थोड़ा आपको अभी के लैंडमास जैसा दिख रहा होगा, इसको पेंजिया बोलते हैं। ठीक है। ये पूरा एक लैंडमास था, इनको पेंजिया बोलते थे। और ये जो पूरा एक ओशियन हुआ करता था उसको हम पैंथलाजा बोलते थे। अब ये पेंजिया जो है
वो भी ब्रेकअप होगा दो पार्ट में पहले। तो ऊपर वाला पार्ट जो है उसको लॉरेशिया बोलेंगे और नीचे वाला जो पार्ट है उसको गोंडवाना बोलेंगे। चलिए, फिर ऊपर वाला जो पार्ट है वो लोरेशिया कहलाता है, नीचे वाला जो पार्ट है वो गोंडवाना कहलाता है। ये देखो, आपको अब इसमें कॉन्टिनेंट दिख रहे होंगे, ये साउथ अमेरिका, यहाँ अफ्रीका, यहाँ अंटार्कटिका, ये हमारा इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये यूरेशिया और ये नॉर्थ अमेरिका है। अब ये ही ब्रेकअप होंगे और ये अपनी अपनी पोजीशन पर जाएंगे। अभी इंडिया यहाँ है, इसको यहाँ जाना है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, इसको ऑस्ट्रेलिया को यहाँ जाना है। तो ये गोंडवाना वाला जो पार्ट है इसमें आपको दिख रहा होगा, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये हमारा इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये मूव क्यों करेंगे वही हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से गोंडवाना का भी फिर ब्रेकअप हो जाएगा, अफ्रीका अलग हो जाएगा, साउथ अमेरिका अलग हो जाएगा, अरेबिया अलग होगा, इंडिया अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया अलग होगा, अंटार्कटिका अलग होगा। और ये सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। इंडिया देखो कैसे मूव कर रहा है। इंडिया पहले अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, फिर मूव करते करते ये यूरेशियन प्लेट से टकराएगा और वहां पे एक फोल्ड माउंटेन बनेगा जिसका नाम है हिमालयन फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो अब ये कैसे बनते हैं फोल्ड माउंटेन, कैसे ये मूव करेंगे, ये सब कुछ हमको इन तीन थ्योरीज के थ्रू पता चलेगा। तो पहली थ्योरी है कि ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कैसे हो रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे कैसे, तो वो हमको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताएगी। फिर ये सी फ्लोर कैसे बन रहे हैं, कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो सब के बारे में, स्प्रेडिंग कैसे हो रही है वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में पता चलेगा। उसके अलावा इनके जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस है वो हमको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पता चलेंगे, ठीक है। तो ये तीन थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इनको एंड तक आप जरूर देखिएगा। तो पहली थ्योरी है हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, कि ये जो सारे कॉन्टिनेंट है इनकी कोस्ट लाइन एक दूसरे से मैच करती है। अगर हम इन सबको इकट्ठा कर दे तो ये जिग्स ऑफ इट होता है। ये पहला ऑब्जर्वेशन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में किया गया था। दूसरा ऑब्जर्वेशन किया गया था कि ये जो मार्जिन है कॉन्टिनेंट्स की, वहां पे एज ऑफ रॉक्स जो है वो सिमिलर है, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए थे, तो इनकी इसलिए रॉक्स जो है वो सिमिलर है, इनकी जो कोस्ट लाइंस है उनपे। तीसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये किया था कि ये फॉसिल एविडेंस जो है कॉन्टिनेंट्स की, यहाँ पे अगर पर्टिकुलर कोई एनिमल पाया जाता है तो यहाँ के कॉन्टिनेंट्स पे भी वही पाया जाता है। ये जो मार्जिन जहाँ से अलग हुए हैं वहां पे सेम फॉसिल एविडेंसेस आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा था कि जहां जहां पे ये सब अलग हुए हैं वहाँ पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस सेम है और ग्लेशियल एविडेंसेस जो है ट्रॉपिकल आइलैंड्स की वो भी सेम है। तो ये चार ऑब्जर्वेशन जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में किए गए और उन्होंने बोला कि इसका मतलब ये है कि एक सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे और बाद में ये ड्रिफ्टिंग हुई, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने बताया ये चार ऑब्जर्वेशन करके कि कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। क्योंकि अभी का जो हम मैप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग तो कॉन्टिनेंट्स बहुत दूर दूर है, ये कभी जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन अगर हम फिर भी आज के मैप में देखेंगे तो भी अगर हम इनको इकट्ठा करके देखें तो ये सब आपस में जिग्स ऑफ इट हो रहे हैं। तो उसी के हिसाब से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमको क्या पता चला, एक तो ये पता चला कि एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था पेंजिया, और उस पेंजिया में ये सारे के सारे लैंडमास इकट्ठे थे और बाद में ये ब्रेकअप हुए और अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लग गए। दूसरा हमको पता चला ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसके बाद एक सुपर ओशियन था जिसका नाम था पैंथेलाजा। क्या था? पैंथेलाजा। अब ये जो कॉन्टिनेंट है उनकी जो सरफेस है वो किससे बनी हुई है? सियाल रॉक से बनी हुई है। और जो ओशियन है उनकी सरफेस जो है वो सीमा रॉक से बनी हुई है। सियाल मतलब सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम रॉक से बनी है, ओशियन मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम रॉक से बनी हुई है, ठीक है। फिर मिड मेसोजोइक में पेंजिया जो है वो ब्रोकअप हो जाता है और अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की? तो इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स क्या है कॉन्टिनेंट के इधर उधर जाने का, ये कौन सा ऐसा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट जो है वो अपनी पोजीशन से मूव कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि ग्रेविटेशनल पुल हो सकता है सन और मून का। तो क्या ग्रेविटेशनल पुल सन और मून का इतना ज्यादा हो सकता है कि वो कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करे? तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया था इनका। फिर ये जो सियाल और सीमा का आइडिया है वो कहाँ से आया, कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का कैसे बना है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम का कैसे बना है ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसके बारे में। तो ये कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे जो हमको बाद में पता चलेंगे। अब दूसरी एक और थ्योरी आई सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये सी फ्लोर के बारे में हमको बताएगी कि सी फ्लोर कैसे बन रहे हैं, कैसे डैमेज हो रहे हैं, कहाँ पे नए सी फ्लोर मिल रहे हैं, कहाँ पे ओल्ड सी फ्लोर मिल रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब ये सबमरीन का यूज होना स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तब ओशियन में लोगों ने उतरना स्टार्ट किया था। तब जब वहां पे ओशियन की मैपिंग हुई
तब लोगों को पता चला कि जितनी डाइवर्सिटी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर नहीं है, लैंड मासेस के ऊपर नहीं है, उससे ज्यादा डाइवर्सिटी ओशियन के नीचे है। ठीक है, और ओशन में सब जगह देखा गया कि बीच में एक लाइन बनी हुई है मिड, उस जिसको हम मिड ओशनिक रिज बोलेंगे, उसके पास जो है वो कॉन्टिनेंट एकदम वो जो क्रस्ट है एकदम नई बनी हुई है। और फिर एक ट्रेंचेस बने हुए, ट्रेंचेस जहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है और वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, ओशियनिक क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो रही है, नई भी बन रही है, कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों है? मिड ओशियनिक रिज के पास में नया नया आपको कॉन्टिनेंट मिलेगा, ओशियनिक क्रस्ट मिलेगी, और जहाँ ट्रेंचेस है वहां पे एकदम ओल्ड ओशियनिक क्रस्ट है। तो इसके मूव होने का क्या कारण है, ऐसा क्या रीजन है कि ट्रेंचेस के पास में ओल्ड ओशियनिक क्रस्ट मिल रही है और मिड ओशियनिक रिज के पास में न्यू ओशियनिक क्रस्ट मिल रही है? ये सब कुछ ओशन मैपिंग हुई, ओशन फ्लोर मैपिंग हुई, तब हमको पता चला। तब फिर मिड ओशियनिक रिज जो है उसके बारे में स्टडी किया गया और पता चला कि ये जो जहाँ पे मिड ओशियनिक रिज बनी हुई है कॉन्टिनेंट में, वहां पे एक राइजिंग लिम्ब होती है जहां से अर्थ के इंटीरियर का जो मैग्मा है वो बाहर आता है। और वो मैग्मा जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है, यहाँ से मैग्मा बाहर आया और ये सॉलिडिफाई हो गया, और ये जो है इधर उधर स्प्रेड करेगा और ये प्लेट्स भी इधर उधर मूव करेंगी। तो ये मैग्मा जो है वो इधर मूव कर जाएगा, फिर ये प्लेट खाली हो जाएगी, फिर यहाँ से मैग्मा बाहर आएगा, फिर ये वापस से स्प्रेड करेगी। तो इस तरीके से नए जो ओशियन फ्लोर है वो मिड ओशियनिक रिज पे बनते जाएंगे। नई नई जो मिड ओशियनिक, ये जो मिड ओशियनिक रिज है वहां पे नया लावा निकलेगा और नया ओशियनिक फ्लोर बनता जाएगा, और ये स्प्रेड होती जाएगी, ये स्प्रेड हो रही है पूरी इस डायरेक्शन में, स्प्रेड होता जाता है ये फ्लोर। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिड ओशियनिक रिज हर ओशियन के अंदर पाई जाती है जहाँ पे नया ओशियनिक क्रस्ट बनता है। ठीक है, तो ये ओशियन है, इसके अंदर ये एक राइजिंग लिम्ब होती है जहाँ से मैग्मा बाहर आता है, सॉलिडिफाई होता है, फिर प्लेट्स इधर उधर मूव करती हैं, फिर नया लावा बाहर आता है, फिर प्लेट मूव करती है, फिर ये सॉलिडिफाई होता है। तो इस तरीके से ये मिड ओशियनिक रिज जो है वो काम करती है। अब ये मिड ओशियनिक रिज देखो कैसे पाई जाती है, ये अटलांटिक ओशन, ये आपको पता है, तो ये अफ्रीका है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, और ये यूरेशिया वाला पार्ट है। तो ये बीच में अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन में एक बहुत बड़ी ये रिज पाई जाती है जिसको हम मिड ओशियनिक रिज बोलते हैं। यहाँ पे ओशन फ्लोर जो है वो क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि मिड ओशियनिक रिज से लावा बाहर आता है और लावा सॉलिडिफाई होकर नया ओशियनिक क्रस्ट बनाता है। ऐसे ही पैसिफिक ओशन में भी ये मिड ओशियनिक रिज है, ऐसे इंडियन ओशन में भी ये क्या है, मिड ओशियनिक रिज है। ठीक है, तो ये जो राइजिंग लिम्ब है करंट की, वो ओशियन क्रस्ट को ब्रेक डाउन करती है और लावा बाहर आता है और नया लावा सॉलिडिफाई होता है और नई क्रस्ट बन जाती है। ये एक बेसाल्टिक इरप्शन, एकदम साइलेंट इरप्शन होता है। यहाँ पे लावा का एक्यूमुलेशन होता है जिसको हम रिज बोलते हैं या फिर मिड ओशियनिक रिज बोलते हैं। यहाँ पे नए ओशियनिक क्रस्ट फॉर्म होते हैं। ये साथ में यहाँ पे एक डाइवर्जेंट लिम्ब भी होती है जो क्या करती है, ओशियन क्रस्ट का एक्सपांशन करती रहती है। मतलब मिड ओशियनिक रिज पे तो क्या होता है, लावा बाहर आया, फिर एक डाइवर्जिंग लिम्ब होगी जो क्या करेगी, क्रस्ट को डाइवर्ज करती रहेगी। तो इसके वजह से स्प्रेडिंग होती रहती है नए ओशियनिक क्रस्ट की। तो मिड ओशियनिक, इसलिए हमको यहाँ से ये पता चला कि मिड ओशियनिक रिज पे एकदम नया ओशियनिक क्रस्ट है, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते जाते हैं उसकी एज कम होती जाती है। ठीक है, एज मतलब ओल्ड होता जाता है। क्लियर? अब देखो ट्रेंचेस का एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया कि मिड ओशियनिक रिज तो हमको समझ में आ गई, यहाँ पे नए ओशियनिक क्रस्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो ट्रेंचेस है, ये ट्रेंचेस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अलग अलग जगह ओशन में ट्रेंचेस पाए जाते हैं जहाँ पे क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये जो ये अलग अलग है, एल्यूशियन है यहाँ पे भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, मिड अमेरिका ट्रेंच है, फिर पेरू चिली ट्रेंच है, फिर पोर्टोरिको ट्रेंच है, फिर साउथ सैंडविच ट्रेंच है, फिर एल्यूशियन कुरिल एंड जापान ट्रेंच है, फिर मेरियाना ट्रेंच है जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है अर्थ का, जहाँ पे सबसे ज्यादा ओशियनिक फ्लोर जो है डिस्ट्रॉय होते हैं। फिर यहाँ पे है ये जावा ट्रेंचेस जहाँ पे भी ओशनिक फ्लोर डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये टोंगा ट्रेंचेस जहाँ पे भी ओशनिक फ्लोर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आया कि मिड ओशियनिक रिज पे ओशियन फ्लोर बनते हैं और ट्रेंचेस पे ओशियन फ्लोर डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, तो ओशियन क्रस्ट जो होते हैं वो हमेशा हैवियर होते हैं देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ट्रेंचेस पे ओशियन फ्लोर हमेशा डिस्ट्रॉय होंगे और ये मेल्ट होकर मेंटल में मिक्स हो जाएंगे। फिर मेंटल में ये लावा के फॉर्म में चले जाएंगे, फिर लावा के फॉर्म में मिड ओशियनिक रिज से ये बाहर आते हैं और यहाँ पे सॉलिडिफाई होके नया ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं, बनाते हैं। तो मतलब ये हो क्या रहा है, ओशियन फ्लोर जो है वो एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रहा है।
तो यहाँ पे देखो ये पूरा ओशियनिक क्रस्ट कैसे कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रहा है। मिड ओशियनिक रिज पे ये क्रिएट हो रही है और ये इधर इधर ऐसे शिफ्ट करती जाती है और यहाँ ट्रेंचेस पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर यहाँ से नया क्रस्ट बनता है, फिर ये इधर इधर मूव करती है, पुराना जो होता जाता है वो यहाँ ट्रेंचेस पे जाके डिस्ट्रॉय होता है। तो ये कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रही है और इस तरीके से पूरा का पूरा ओशियन फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, हमको ये कैसे पता चला था एक्चुअली, जैसे कि लावा निकला बाहर और ठंडा हो गया, ठंडा हो गया फिर वो इधर स्प्रेड होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, पीरियोडिक रिवर्सल होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का, वो ये ले लेता है। अगर वो इस नॉर्थ पोल की साइड है तो नॉर्थ ले लेगा साउथ की। तो इससे हमको पता चल गया कि ये रिवर्सल हो रहा है, मतलब ये सॉलिडिफाई हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ले रहा है। अब ये रेट कितनी रेट से स्प्रेड हो रहा है वो भी मैटर करता है। वो रेट जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वो डिसाइड करती है कि कितनी एज और डिस्टेंस जो है वो दो इक्वल मैग्नेटिक स्ट्राइप्स के बीच में होगी। तो उससे हमको ये पता चलता है कि अटलांटिक जो है वो 1 सेमी पर ईयर स्प्रेड हो रहा है, इंडियन ओशियन जो है 1.5 सेमी पर ईयर स्प्रेड हो रहा है, और सबसे ज्यादा तेजी से पैसिफिक ओशियन स्प्रेड हो रहा है, 6.0 सेमी पर ईयर ये स्प्रेड होता है। तो ये हो गया हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जिससे हमको ओशन फ्लोर के बारे में पता चला। अब आएगा हमारी एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अभी तक हमको ये पता चल गया कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट मतलब वो पहले जुड़े हुए थे और अब वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन उनका ड्राइविंग फोर्स अभी तक हमको नहीं पता है। और दूसरा हमको क्या पता चल गया है कि सी फ्लोर कहाँ बन रहे हैं और कहाँ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो मिड ओशियनिक रिज पे क्यों नए सी फ्लोर, क्योंकि वहां से लावा बाहर आ रहा है, और ट्रेंचेस पे क्या हो रहा है, ओशियनिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये हमको पता चल गया। अब अनआंसर्ड क्वेश्चंस क्या है, फोल्ड माउंटेन क्या है ये अभी हमको नहीं पता चला, उनके पीछे का क्या रीजन है, वो फॉर्म क्यों हो रहे हैं, अर्थक्वेक क्यों रीजन, अर्थक्वेक के आने के रीजन नहीं पता है, वॉल्केनिज्म हो रहा है लैंड के ऊपर, उसका रीजन अभी तक हमको नहीं पता है। ठीक है, तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो आपको और भी बहुत सारी चीजें बताएंगी, जैसे कि ये एक साइंटिस्ट का वर्क नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट आपस में मिलकर इन्होंने काम किया है, और ये जो थ्योरी आई थी वो 1960s में आई थी। दो साइंटिफिक एविडेंसेस अभी तक है इसमें, एक तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का है और एक पेलियोमैग्नेटिज्म का है। ये सबसे लेटेस्ट और एक्सेप्टेड थ्योरी है, इसके बाद अभी और कोई थ्योरी नहीं आई है जो प्लेट टेक्टोनिक के बारे में एक्सप्लेन करे। अब देखो प्लेट्स क्या होती हैं जिसके बारे में हम ये थ्योरी पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली हमारा अर्थ जो था वो पहले एक लैंडमास था, वो ब्रेकअप हो गया और छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइड हो गया। इन्हीं जो क्रस्ट का डिवाइड हुआ है अलग अलग पार्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। जैसे कि ये वाला आप पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें कितनी सारी अलग अलग प्लेट है। ये है नाजका प्लेट, ये है पैसिफिक प्लेट, फिर ये जुआन दे फुका प्लेट, ये जापान के अंदर आती है, फिर यहाँ है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट है, फिर ये इंडियन प्लेट है, फिर ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। उसके अलावा यह स्कॉटिया प्लेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंटार्कटिक प्लेट है, और ये फिलिपिन प्लेट है। ठीक है, तो ये सारी प्लेट्स जो है वो पूछ ली जाती है, लेकिन अभी भी हमारी अर्थ पे 6 मेजर प्लेट है और ये बाकी की जो है वो माइनर प्लेट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। मेजर प्लेट्स में जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उनको हम मेजर प्लेट के नाम से जानते हैं, जैसे कि यूरेशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर नॉर्थ अमेरिका हो गया और साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, और अंटार्कटिका, ये 6 जो है वो मेन मेजर प्लेट्स हैं। क्रस्ट और जो अपर पार्ट होता है मेंटल का, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर के नीचे, मैंने आपको जब ये इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ाया था तब मैंने बताया था, लिथोस्फीयर के नीचे एक लेयर होती है जिसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। वो एक अलग तरीके का मैकेनिज्म है जिसमें सेमी मोल्टन प्लास्टिक है, जिसके ऊपर ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो फ्लोट करती रहती है। ठीक है, लिथोस्फीयर जब वो एकदम कंटिन्यूअस नहीं है, वो एकदम ब्रोकन है, और उन ब्रोकन पार्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। ये जो पहली बार प्लेट टर्म इस्तेमाल किया था, यूज किया गया था, वो किसने किया था, जेटी विल्सन ने किया था। ठीक है, अब ये 3 टाइप की प्लेट्स होती हैं हमारी अर्थ के ऊपर, या तो पूरी ओशियनिक प्लेट हो सकती है, या पूरी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकती है, या फिर मिक्सचर हो सकता है कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट्स का। ठीक है, तो इन सबको मिला के 6 मेजर प्लेट्स हैं और 20 माइनर प्लेट्स हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब केमिकल कंपोजिशन क्या है इंटीरियर ऑफ अर्थ का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेट्स के बारे में जानने से पहले। हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ में डिस्कस किया था कि अर्थ का ऊपर वाला पार्ट जो होता है क्रस्ट होता है, उसके अंदर फिर मेंटल होता है, फिर होता है आउटर कोर, फिर होता है इनर कोर। तो जो इनर कोर होता है वो नीफे का बना होता है, मतलब निकल एंड आयरन का बना होता है।
फिर उसके ऊपर आता है आउटर कोर, वो आयरन निकल प्लस सिलिका का बना होता है, ठीक है। इनर कोर जो है वो एकदम सॉलिड है, और आउटर कोर है वो लिक्विड है। मेंटल जो है वो ऑलिवाइन का बना है। ओशियंस जो है वो बेसाल्ट के बने हुए हैं। और कॉन्टिनेंट्स जो है वो ग्रेनाइट और एंडेसाइट्स के बने हैं। अब इनका है ना जो फ्लोटिंग स्पीड है, फ्लूइडिटी है, वो अलग अलग है, उसके हिसाब से इनकी रिजिडिटी मैटर करती है, ठीक है। अब जैसे ओलिवा मेंटल है जो अर्थ के अंदर रहता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है या लावा बाहर आता है तो ये मेंटल का जो ओलिवाइन होता है ये ही बाहर आता है। तो जब मेंटल से ओलिवाइन बाहर आएगा तो वो हाईली फ्लूइड होता है और हैवीएस्ट होता है। तो जैसे हमने पढ़ा था अभी ओशन फ्लोर में कि जब मिड ओशियनिक रिज होती है उससे मेंटल का लावा बाहर आता है। तो मेंटल का लावा जब बाहर आएगा तो वो क्या बनेगा, वो हाईली फ्लूइड होगा और पूरा एकदम तेजी से स्प्रेड हो जाता है, इसलिए ओशियनिक फ्लोर जो होता है वो इतनी स्प्रेड होते रहते हैं, ठीक है। फिर जो ओलिवाइन जो होता है वो ठंडा होके क्या बनता है, बेसाल्ट बनता है। इसलिए जो ओशियानिक क्रस्ट होते हैं वो बेसाल्ट के बने होते हैं, ठीक है। क्योंकि ओलिवाइन बाहर आया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, बेसाल्ट में कन्वर्ट हो गया। ये भी फ्लूइड होता है, ठीक है, हैवी फ्लूइड होता है ये। फिर ओशियनिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है, वहां पे क्या होता है, वहां पे ओशियनिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय होके हमारी अर्थ के अंदर जाती है और मेंटल मेंटल में मेल्ट होके वापस से क्या बन जाती है, मैग्मा बन जाती है। फिर दूसरी क्रस्ट होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ये एंडेसाइड की बनी होती है। ये लेस मोबाइल होती है और लाइटर होती है, इस वजह से ये जो क्रस्ट होती है एकदम सरफेस पे होती है, और लाइटर होने की वजह से एकदम सरफेस पे रहती है और एकदम स्टेबल कंडीशन में ये रहती है। ये एंडेसाइड की बनी होती है। एक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है जो ग्रेनाइट की बनी होती है, एकदम लीस्ट मोबाइल होती है और लाइटेस्ट होती है। तो ये जो ग्रेनाइट होता है वो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के भी ऊपर पाया जाता है, इसलिए ग्रेनाइट हमको किस में से मिलता है, कॉन्टिनेंट्स में से मिलता है, रॉक्स में से मिलता है। तो ग्रेनाइट सबसे लाइटेस्ट होता है, उससे थोड़ा कम लाइटर एंडेसाइट होता है, उससे ज्यादा फ्लूइड जो होता है और हैवी होता है वो बेसाल्ट होता है जो ओशियन में पाया जाता है। और उससे सबसे ज्यादा हैवीएस्ट हाईली फ्लूइड लिक्विड जो होता है वो ओलिवाइन होता है जो मेंटल में पाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। मेंटल का लावा बाहर आएगा वो ओलिवाइन होता है। फिर ओलिवाइन जो है वो मेल्ट होके क्या बनता है, बेसाल्ट बनता है जो ओशियनिक क्रस्ट पे होता है। फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसके बने होते हैं, एंडेसाइट के बने होते हैं और ग्रेनाइट के बने होते हैं, जो बहुत ही लाइटर होते हैं और एकदम लेस मोबाइल होते हैं, ठीक है। जब ये हम वॉल्केनिज्म वाला टॉपिक पढ़ते हैं ना तो उसमें हमको पता चलता है कि एक होता है साइलेंट इरप्शन और एक होता है वॉल्केनिक इरप्शन। तो जब साइलेंट इरप्शन में लावा बाहर आता है ना, जब ओलिवाइन इरप्शन होता है ना तो एकदम साइलेंटली लोग उसको वहां पास में से खड़े होके देख सकते हैं कि लावा बाहर निकल रहा है। लेकिन जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना तो एकदम ब्लास्ट होकर होता है, तो उसमें अगर पास में कोई होता है तो वो जिंदा नहीं बचेगा। तो ये दोनों डिफरेंस होता है लावा के बाहर आने का, क्योंकि जब मेंटल का लावा आता है वो एकदम साइलेंटली आता है, और जब ओशियनिक क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का लावा बाहर आएगा या इंटीरियर ऑफ अर्थ का एकदम लावा फोर्स के साथ बाहर आएगा तो उसकी वजह से ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। देखो, उसके पहले अब एक्चुअली यहाँ देखो बर्निंग और मेल्टिंग कैसे हो रही है रॉक्स की। तो ऑलिवाइन जो है वो मेल्ट होके किस में कन्वर्ट होती है, बेसाल्ट में कन्वर्ट होती है। बेसाल्ट जो है वो मेल्ट होके एंडेसाइट में कन्वर्ट होती है, और एंडेसाइट मेल्ट होके ग्रेनाइट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और ऑलिवाइन सबसे ज्यादा फ्लूइड और साइलेंट होता है, उसके बाद फिर बेसाल्ट होता है, फिर एंडेसाइट होता है और फिर ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट सबसे ज्यादा लाइटर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्लेट इंटरेक्शंस की बात की गई है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। तो तीन तरह के इंटरेक्शंस होते हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसवर्स, ठीक है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, प्लेट बाउंड्रीज कौन सी होती हैं, जहां पे ये डाइवर्ज करती है, प्लेट जो है वो डाइवर्ज करती है। जैसे कि मिड ओशियनिक रिज पे प्लेट क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, दोनों साइड क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है मिड ओशियनिक रिज के साइड में। तो एक असेंडिंग लिम्ब होती है कन्वेक्शन करंट की ओशियनिक क्रस्ट के नीचे, और फिर ओशियनिक क्रस्ट के नीचे ये मिड ओशियनिक रिज बनाती है और दोनों साइड ये क्या करती रहती है, डाइवर्ज करती रहती है। इसको हम डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। ये कॉन्टिनेंट के नीचे अगर होती है तो वहां पे रिफ्ट वैली बनाती है, और फिर रिफ्ट वैली जो है वो नेसेंट सी में कन्वर्ट होती है। उसको हम लाइव देखेंगे, ये हमारे यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल भी है वर्ल्ड में, ठीक है। अब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जैसे कि ओशियनिक क्रस्ट है वहां पे डाइवर्जेंट होता है मिड ओशियनिक रिज पे। मिड ओशियनिक रिज पे क्या होता है, ये कंटिन्यूस डाइवर्ज हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे ये पाई जाती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो देखो क्या होता है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको नहीं दिख रहा हो तो।
ये देखो क्या होता है, अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे ये डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो यहाँ से मैग्मा क्या होता है, बाहर आता रहता है, मैग्मा बाहर आएगा और ये डाइवर्ज होती रहेगी, डाइवर्ज होती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या बन जाएगी, डाइवर्ज होकर रिफ्ट वैली बन जाएगी, और उस रिफ्ट वैली में से क्या फ्लो करने लगेगा, कोई रिवर फ्लो करने लग जाएगी। जैसे कि अभी हमारे इंडिया में इसका लाइव एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली का, विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में रिफ्ट वैली, जिसमें से नर्मदा फ्लो करती है। ठीक है, फिर और ये डाइवर्ज होती जाती है, तो ये वैली जो होती है वो बड़ी होती जाती है, और धीरे धीरे ये जो रिवर होती है वो सी का फॉर्म ले लेती है, तो एक सी बन जाती रहती है। फिर फर्दर ये क्या होती रहती है, और डाइवर्ज होती रहती है, तो ये सी इतना बड़ा होता चला जाता है कि ये रिज बन जाती है, और फिर वहां से भी ये क्या होती है, डाइवर्ज होती रहती है, तो फिर ये मिड ओशियनिक रिज बन जाती है। तो देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे अगर ये पाई जाती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो पहले तो क्रैक्स डेवलप होते हैं, फिर रिफ्ट वैली बनेगी, फिर रिफ्ट वैली और एक्सपांड होगी तो छोटा सा सी बनेगा, और सी और फर्दर एक्सपांड होगा तो क्या बनेगा, ओशियन बन जाएगा, और ओशियन के नीचे ही ये जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का पॉइंट है वो मिड ओशियनिक रिज बन जाएगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। इतना समझ में आया होगा। अब देखो, फेजेस ऑफ डाइवर्जेंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो क्या होता है, पहले रिफ्ट वैली बनेगी, फिर एक नेसेंट मतलब नया नया सी बनेगा, और वो ही सी जैसे जैसे डाइवर्ज होते जाएगा ओशियन बन जाएगा। क्लियर? चलिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पहले ये रिफ्ट वैली बनी जिसमें से कोई रिवर फ्लो कर रही है, फिर और डाइवर्जेंस हुआ तो ये रिफ्ट वैली जो है इसमें सी वाटर भी हो गया है, तो ये काफी एक नेसेंट सी बन गया है। फिर और इसका डाइवर्जेंट होता रहा तो ये ओशन बन गया है, और ओशन के नीचे ये जो है वो मिड ओशियनिक रिज बन गई है। तो इस तरीके से ये जो है डाइवर्जेंट होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे, तो ये सारी चीजें आती हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल है ग्रेट अफ्रीकन वैली। ये जो ग्रेट अफ्रीकन वैली है वो डाइवर्ज हो रही है, तो यहाँ पे पहले अभी ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बनी है। जैसे कि ये वाला आप पार्ट देख रहे हैं, ये देखो, ये यहाँ पे रेड सी है, ये नेसेंट सी बना है, क्योंकि ये यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है, ये यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ से अलग हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक नेसेंट सी बन जाएगा, और हो सकता है थोड़े टाइम बाद ये बिल्कुल अलग हो जाए और यहाँ पे एक ओशियन बन जाए। ठीक है, ऐसा ही रेड सी में देखो, ये देखो रेड सी में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो रेड सी है ये पहले यहाँ पे ज्वाइंट हुआ करता था, अब ये इधर डाइवर्ज हो रही है, ये इधर डाइवर्ज हो रही है, इसकी वजह से ये जो सी बना है वो रेड सी बना है। ठीक है, अब ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ये और ऐसे डाइवर्ज होती रही तो ये वाला जो पार्ट यहाँ पे कनेक्टेड है वो भी इधर चला जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल यहाँ से अलग हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक नया ओशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का क्या है, फ्यूचर हो सकता है डाइवर्जेंट प्लेट होने की वजह से। फिर एक आती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जहां पे दोनों प्लेट्स जो होती है वो कन्वर्ज करती है, मतलब एक दूसरे की तरफ जाएंगी ऐसे। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या हो रहा था, दूर जा रही थी ऐसे, अब इसमें क्या होंगी, पास आएंगी, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है। तो जैसे कि ओशियन ओशियन में प्लेट जो है जब कन्वर्ज होती है तो वहां पे एक आइलैंड आर्क बनती है, कैसे बनती है हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर एक ओशियन और कॉन्टिनेंट जब आपस में कन्वर्ज करेंगे, मतलब एक ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएगी, तो वहां पे वॉल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे। और जैसे कि कहीं पे कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट टकराते हैं तो वहां पे क्या बनते हैं, फोल्ड माउंटेन, जैसे कि हमारा हिमालयन माउंटेन बना है, क्योंकि इंडियन प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंट है, यूरेशियन प्लेट भी कॉन्टिनेंट है, तो उन दोनों की फोल्डिंग हो गई है, तो ऐसे फोल्ड होके ऐसे खड़ा हो गया है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। क्लियर? ओके, देखो ये ओशियन ओशियन का कन्वर्जेंस हो रहा है। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना थ्योरीज, इनके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एंड में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ओशियन ओशियन प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं, ये ओशियन प्लेट है और ये ओशियन प्लेट है, आपस में जब टकरा रही हैं, तो जो हैवियर ओशियन प्लेट होती है ना वो हमेशा सबडक्ट करेगी, सबडक्ट करेगी मतलब नीचे जाएगी। अब ये जो ओशियनिक प्लेट है वो बेसाल्ट की बनी है, तो बेसाल्ट जो है जब इसमें मेंटल में जाएगा, मेल्ट होके जब बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो बेसाल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंडेसाइट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एंडेसाइट में कन्वर्ट होगा, और जब ये ओशियन और ओशियन आपस में टकराएंगे और ये ओशियनिक क्रस्ट जो है वो मेल्ट होके बाहर आएगी इरप्शन के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या बनेगी, वॉल्केनिक आइलैंड्स बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, वॉल्केनिक आइलैंड आर्क बनेगी, मतलब पूरे के पूरे कंटिन्यूअस आइलैंड्स बनेंगे, क्योंकि ये पूरी ओशियनिक क्रस्ट जो है वो क्या करेगी, सबडक्ट हो गई है, और ये सबडक्ट होने के बाद क्या होगी, लावा के फॉर्म में बाहर आएगी, तो आइलैंड आर्क बनते हैं। तो जब भी ओशियन ओशियन का कन्वर्जेंस होता है तो क्या बनती है, आइलैंड आर्क बनती है, ये आपको याद होना चाहिए। देखो, ये हमने अभी पढ़ा, ओशियन ओशियन का कन्वर्जेंट होगा तो क्या बनेगा, आइलैंड आर्क बनेगी, क्योंकि एक ओशियन प्लेट है दूसरी ओशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट होगी,
होगी और वो मेल्ट होके क्या बनाएगी, आइलैंड आर्क बनाएगी। क्लियर। अब ऐसा ही ये आइलैंड आर्के के एग्जांपल है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया है, ये वाली जो प्लेट है साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन, ये दोनों प्लेट जो है वो, इसमें से एक प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रही है, सबडक्ट करने की वजह से ये जो यहाँ पे इरप्शंस होते रहते हैं, तो ये क्या है, एक आइलैंड आर्क बना हुआ है, ये पूरा, ये जैसे जावा सुमात्रा, ये भी आइलैंड आर्क है। ये यहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स हैं जो आपस में इंटरेक्शन कर रही है, कन्वर्जेंट कर रही है, जैसे कि यहाँ फिलीपीन सी प्लेट है, यहाँ सुंडा प्लेट है, ठीक है। फिर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये आपस में क्या कर रही है, सबडक्शन हो रहा है इन लोगों का, तो इस वजह से यहाँ पे आइलैंड आर्क बनी है। तो साउथ ईस्ट एशिया के जो आइलैंड्स है वो आइलैंड आर्क ओशन ओशन कन्वर्जेंस के बने हैं। इंडो ऑस्ट्रल प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मूवमेंट के वजह से यहाँ पे वॉल्केनो और अर्थक्वेक का क्वेक आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आइलैंड आर्क मिलती है। अब क्या होगा, अगर एक ओशियनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती है तो वहां पे क्या बनते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। ये भी हम देख लेते हैं। क्या होगा, ये कॉन्टिनेंट है। अब कॉन्टिनेंट तो एकदम लाइटर होता है, हमेशा जब कॉन्टिनेंट और ओशियन का कन्वर्जेंस होगा तो हमेशा ओशियन वाली प्लेट है वो ही सबडक्ट होगी, कभी भी कॉन्टिनेंटल वाली प्लेट जो होती है वो सबडक्ट नहीं होती है। तो जब ओशियन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जन होगा तो ये वाली जो ओशियन प्लेट है वो नीचे कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएगी, और सबडक्ट होने के बाद इसकी मेल्टिंग होगी और यहाँ से लावा बाहर आएगा। तो ये जो कॉन्टिनेंट है उनकी मार्जिन पे क्या बनेगी, वॉल्केनिक आर्क बनेगी, कॉन्टिनेंटल वॉल्केनिक आर्क बनेगी, या वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। जैसे कि आपको पता है एंडीज माउंटेन रेंज जो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है, और फिर रॉकीज माउंटेन रेंज जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, क्योंकि वहां पे ओशियन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जन हो रहा है, जिसके वजह से जो कोस्ट लाइन है वहां पे क्या बनी है, माउंटेन आर्क बनी है, ठीक है। तो जब भी ओशन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जन होता है तो वहां पे वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। जैसे साउथ अमेरिकन प्लेट में ये नाजका प्लेट है, इन दोनों का कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो बनी है ये कौन सी बनी है, एंडीज माउंटेन रेंज बनी है। तो एंडीज माउंटेन रेंज, रॉकीज माउंटेन रेंज, एटलस माउंटेन रेंज, ये सब कुछ वॉल्केनिक माउंटेन्स है, क्योंकि ओशन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जन होता है। अब एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो एंडेसिटिक रॉक से बनी है, क्योंकि ओशन बेसाल्ट है, ओशियनिक क्रस्ट बेसाल्ट है, तो बेसाल्ट मेल्ट होके वापस क्या बनेगा, एंडेसाइट बनेगा, तो ये एंडेसाइटिक रॉक से बना है। इसमें भी वॉल्केनो और अर्थक्वेक आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इनकी लोकेशन अभी तक आपने नहीं देखी है मैप में तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर किसी को मैप लोकेशंस के वीडियोस चाहिए रिवीजन करने के लिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उनके रिवीजन वीडियोस भी बना दूंगी, ठीक है। चलिए, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल फोल्ड माउंटेन्स कौन कौन से होते हैं ये आपको पता है होना चाहिए। तो देखो, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का जब कन्वर्जेंस होता है, मतलब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब आपस में कन्वर्ज होंगी, तो मान लो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कॉन्टिनेंट प्लेट है, आपस में जब कन्वर्ज होंगी तो कोई सी भी प्लेट सबडक्ट नहीं होगी, क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट कभी भी सबडक्ट नहीं होती है। जब ऐसे मान लो हम दो प्लेट्स को आपस में टकराएंगे तो वो ऐसे अपलिफ्ट हो जाएगी, ये प्लेट इधर से आई, ये प्लेट इधर से आई, ये दोनों आपस में टकराएंगी तो क्या बन जाएगी, माउंटेन्स बनेंगी, ठीक है। ये प्लेट इधर से आई, ये प्लेट इधर से आई, आपस में टकराएंगी तो ये खड़ी होती जाएंगी ऐसे, तो हमेशा वॉल्केनिक माउंटेन चेन बनेगी इस केस में, ठीक है। तो जब भी दो जैसे अगर हम एक पेपर ले ले, पेपर को दोनों साइड से पुश करें तो वो पेपर बीच में से खड़ा होता है कि नहीं होता है, तो वही केस जो है वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल के केस में होता है। तो जब भी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल बाउंड्री जो है वो कन्वर्ज करती है तो क्या बनती है, फोल्ड माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया जब यूरेशियन प्लेट से टकराया है तो इन दोनों के बीच में जब ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराएगी तो ये दोनों फोल्ड हो जाएंगे, तो एक फोल्ड माउंटेन बनेगा, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमालयन माउंटेन रेंज है, ये हमारी हिमालयन माउंटेन रेंज है जो अपलिफ्ट हो गई है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स जो होते हैं वो कभी भी कोस्ट पे लोकेटेड नहीं होते, क्योंकि ये कोस्ट पे बनेंगे ही नहीं ना, कैसे बनेंगे, कोस्ट पे तो कौन से माउंटेन्स लोकेटेड होंगे, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। हमेशा ये जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो दो प्लेट्स के जहाँ पे जॉइंट होगा वहां पे ये आपको दिखेंगे, और यहाँ पे कोई वॉल्केनिज्म नहीं होगा क्योंकि कोई भी प्लेट सबडक्ट नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन आपको पावरफुल अर्थक्वेक देखने को मिलता है, क्योंकि जब आपस में टकराएंगी तो उसकी वजह से अर्थक्वेक रिलीज होगा, जैसे कि हिमालयन माउंटेन हो गए, आल्प्स माउंटेन हो गए, यूराल माउंटेन हो गए, ये सारे कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स हैं जो दो प्लेट के आपस में टकराने की वजह से फोल्ड हो रहे हैं प्लेट्स, तो इस वजह से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद एक और लास्ट हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मतलब दो प्लेट आपस में इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रही है, एक प्लेट इधर मूव कर रही है, एक प्लेट इधर मूव कर रही है। जब ये दोनों प्लेट आपस में स्लिप करती हैं, पास करती हैं एक दूसरे को, तो कोई माउंटेन नहीं फॉर्म होता है, ना ही कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, बस एक सीस्मिक एक्टिविटी होती है, मतलब कि अर्थक्वेक जैसा आपको लगता है, कुछ फॉल्ट क्रिएट होता है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे यहाँ पे लाइव सेंट एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया यूएसए में। ये देखो, ये सेंट एंड्रियास फॉल्ट है, इसमें एक प्लेट ओशियन वाली ये प्लेट इधर मूव कर रही है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट इधर मूव कर रही है, इस वजह से ये फॉल्ट क्रिएट हुआ है। और ये रिलेटिव मोशन हो रहा है पैसिफिक प्लेट का, तो ये ऐसा फॉल्ट क्रिएट होता है। ठीक है, ये ऐसा फॉल्ट क्रिएट होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट एंड्रियास फॉल्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो काम करती है।